हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैंपियन स्क्वायर। अभी तक हम लोग मिल रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी पूरी सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, पेपर थर्ड पार्ट बी से रिलेटेड। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिकॉर्डेड टॉपिक्स रहते हैं, बट बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ लाइव मैराथन में भी जुड़ने वाली हूँ। ये रिकॉर्डेड क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि टाइम अगर फिक्स ना हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर रिकॉर्डेड है तो टाइम फिक्स रहेगा। डेली 7 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोगों को मेरी क्लासेस मिलेगी ही मिलेगी, है ना। हमारे खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चैंपियन स्क्वायर पर आपको ये क्लासेस मिलेगी, क्योंकि पेपर थर्ड का पार्ट बी साइंस वाला पोर्शन सभी के लिए दिक्कत देता है, तो उसी को आसान बनाने के लिए आप लोगों की डिमांड पर ये टॉपिक लेकर आए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने मुझसे कई सारे टॉपिक की डिमांड करी है, मैं धीरे धीरे सभी पर क्लासेस लेकर आ रही हूँ। अगर मैं एक फ्रेमवर्क बता दूं तो पिछले वीक आप लोगों को 3 टॉपिक मिले हैं अभी तक इंपॉर्टेंट। एक आपका पूरा सेल वाला टॉपिक, कंप्लीट सेल 2 लेक्चर में हो पाया है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज वाला टॉपिक, कंप्यूटर भाषा, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारे। फिर मैंने आपको यूनिट थर्ड में से, ये यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में से मैंने आपको करवा दिया पंचकर्म, षटकर्म और अष्टांग योग। एक ही क्लास में 3 टॉपिक बता दिए और बहुत अच्छे बेहतरीन नोट्स के साथ, और उन सभी की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो आज का टॉपिक है हमारा इथनोबायोलॉजी। तो मैडम फिर यूनिट 4 और यूनिट 5 के टॉपिक कहाँ गए, तो चलिए उसको मैं क्लियर कर दूं कि जो यूनिट 4 का टॉपिक है वो आपको एक साथ मिलने वाला है। हाँ जी, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि यूनिट 4 की मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ मैराथन। ठीक है, ये जो मैराथन है आप लोगों की होगी फ्राइडे को, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। एक साथ एक ही क्लास में लाइव जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, जितनी भी हमारी पूरे जितने हमारे हेल्थ प्रोग्राम है, जितने स्वास्थ्य कार्यक्रम है, सारे एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी तो आपको पूरी मैराथन मिलने वाली है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एग्जैक्ट डेट और टाइम आपको बहुत ही जल्दी रील्स या शॉर्ट्स के द्वारा पता चल जाएगा, तो जुड़े रहिएगा चैंपियन स्क्वायर के साथ, और मैं भी अपनी रेगुलर क्लास में अपडेट कर दूंगी। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको मैराथन मिलने वाली यूनिट 4 की। और यूनिट नंबर 5 की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग यूनिट नंबर 5 के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आज हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ, इथेनोबायोलॉजी, जिससे अभी हमारे एग्जाम में एक 10 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है भैया इथेनोबायोलॉजी है क्या, और ना इसके कोई प्रॉपर नोट्स वगैरह हैं, तो मुझे ये लगा कि नहीं, इसकी डील तो एक बार बातचीत आपके साथ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस में आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था कि एक पूरा ये वाला टॉपिक करवा चुकी हूँ, सेल वाला। आज का पूरा टॉपिक है इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग। ठीक है, इस टॉपिक के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए समझते हैं पहले तो कि इथेनोबायोलॉजी किसको कहा जाता है। इथेनोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है, इथेनोबायोलॉजी ऐसा नहीं कि बायोलॉजी के अंदर इथेनॉल मिलाना है। ठीक है, इथेनोबायोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास की चीजों के साथ जो रिश्ता है उसका जो अध्ययन है वो कहलाता है इथेनोबायोलॉजी। मैडम ये कैसी ब्रांच, बिल्कुल वैसी जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि यार जब हमें बुखार आएगा या सर्दी खांसी होगी तो हमें काढ़ा बना के पीना है, तुलसी, लौंग, अदरक, ये हमारे काम में आएंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं किसी ने बताया होगा ना, जब ये रिश्ता समझा होगा कि अच्छा ह्यूमन की बॉडी पर ये एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोब की तरह काम करते हैं और जल्दी से क्या कर देते, ठीक कर देते हैं। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं हमें पता चला होगा पहले, फिर हमें आज इसका इस्तेमाल करने की समझ आई। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इथेनोबायोलॉजी मतलब क्या, तो इथेनोबायोलॉजी मतलब आपको याद रखना है वो ब्रांच, पूरी वो ब्रांच जो किसके ऊपर डील कर रही है, जहां पर किसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, जहां पे दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। पहले से लेकर आज तक, जब से ये ब्रांच शुरू हुई है तब से लेकर आज तक डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है कि भैया हम मानव अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी चीज लाभदायक है, कौन सी चीज हानिकारक हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना दादी नानी के नुस्खे। तो वो एक पीढ़ी को पता चला, फिर दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हुआ, फिर तीसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हुआ, तो वो सारा अध्ययन एक जगह पर लिखा गया है। हमारा पारंपरिक ज्ञान आप कह सकते हो, ट्रेडिशनल नॉलेज कह सकते हो, या आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी खुद की बौद्धिक संपदा। ठीक है, जिसको हमने क्या कर रखा है, सहज के रखा है कि यार ये औषधि पौधे हैं, ये जीव जंतु, इनसे ये काम हो सकता है। तो ये जो सारा अध्ययन है ये क्या कहलाता है, इथेनोबायोलॉजी। इथेनोबायोलॉजी मतलब मनुष्य का पौधों के साथ संबंध समझाना, मनुष्य का जंतुओं के साथ संबंध समझाना कि अच्छा सिल्क है, सिल्क वॉर्म कहाँ से, सिल्क वॉर्म जो कीड़ा है वो आपको सिल्क देगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के साथ अध्ययन समझाना कि जो राइजोबियम वगैरह है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थायीकरण करेंगे, तो ये हमें धीरे धीरे पता चला। हमें अपने आसपास के पारितंत्र, इकोलॉजी के साथ संबंध समझाना,
ठीक है, कि जल, मिट्टी, आकाश, वायु, इनका क्या महत्व है, ये समझाना कि पौधे क्या कर रहे हैं। तो पौधे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, उनसे फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर वायुमंडल में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अगर ये हमें कोई नहीं समझाता तो आज हमें प्लांट का महत्व पता ही नहीं चलता। कोई ये नहीं बताता कि अच्छा संजीवनी बूटी जैसी कोई बूटी है तो हमें पता ही नहीं चलता कि भैया औषधि भी पौधों की तरह काम कर सकती, कीट भी पौधों की तरह काम कर सकते हैं। जो लीच है वो खून को चूसने में काम आएगी और रक्त मोक्षण, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करेगी, कभी पता नहीं चल पाता। तो हमें अपनी आसपास के चीजों के बारे में बताना कि हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है, इस पूरे के ऊपर जो स्टडी की गई ना तब से लेकर अब तक, ये नॉलेज ऐसे ही आगे ट्रांसफर हो रहा है, हमें पता है, हम आगे वालों को बताएंगे, तो ये आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। और ये सब बताने का काम किस में किया गया, तो वो पूरी ब्रांच क्या कहलाती है, इथनोबायोलॉजी। तो आई होप ये एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया होगा, बट फिर भी अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इथनोबायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बनी। इथनो मतलब जो भी जनजाति, समुदाय, ट्राइब, कम्युनिटी जो भी है, ठीक है। बायोलॉजी मतलब उनके जीवन का अर्थ, तो जो भी जनजाति, कम्युनिटी, उनके जीवन कैसे चल रहा है, किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, इस पूरे अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथनोबायोलॉजी। इथनोबायोलॉजी क्या है, एक अंतःविषयक अध्ययन है। ध्यान से सुनिएगा, इथनोबायोलॉजी क्या है, एक अंतःविषयक अध्ययन क्षेत्र है जो मानव समाज और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली जैविक प्रजातियों के बीच परस्पर संबंध को समझाता है। मानव समाज मतलब हम, और जैसा कि मैंने आपको बताया हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे यूज कर रहे हैं, जीव जंतुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आसपास के इकोसिस्टम, पारितंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम किस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा जीवन चलेगा, इस पूरी स्टडी को और इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को जहां पर रखा गया वो क्या कहलाता है, इथनोबायोलॉजी। आप इसको हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज या हमारी बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो इथनोबायोलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप, है ना। वो पूरी ब्रांच जो किसके ऊपर काम कर रही है, ये समझाने के लिए कि क्या रिश्ता है, क्या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड द बायोलॉजिकल स्पीशीज एंड देयर सराउंडिंग्स, हम कह सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग, हाउ दे डू ऑल द थिंग्स, हाउ दे सर्वाइव, ये सब कुछ हमें किस में समझाया जाएगा, इथनोबायोलॉजी में। आप लोगों को पता है कि मेरी सारी क्लासेस बायलिंगुअल चलती है। मैं वैसे तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल टाइप की PPT बना के लाई थी, पर इस टॉपिक में मैंने कुछ नहीं रखा क्योंकि मैं इसको एज अ 10 मार्कर डील कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है इसको आप जितनी आसानी से, ये PDF है ना, 30 पेज की PDF है, 30 पेज मतलब PDF के, तो आपकी कॉपी में तो आराम से ये 4 से 5 पेज में आ जाएगी। इतने ज्यादा वर्ड्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कम में आसानी से लिख पाए, ठीक है। तो आसानी से आप इससे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इथनोबायोलॉजी की, तो यहाँ पे क्या क्या कवर होगा, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया ये बहुत सारे अलग अलग पहलू को कवर करता है। हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान के बारे में आपको यहीं से पता चलेगा, औषधीय पौधों के बारे में आपको यहीं से पता चला है, मेडिसिनल प्लांट, सांस्कृतिक संरक्षण, हमारा कल्चरल कंजर्वेशन, हमें पता चला है कि अच्छा इस कल्चर में, हम लोग हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हम लोग तुलसी के पौधे की भी पूजा करते हैं, झाड़ू भी हमारे यहाँ पे पूजनीय है, ठीक है। धनतेरस पे देखा होगा ना, हम लोग पूछते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते भैया पीपल के वृक्ष की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने क्या बोला, कल्चरल प्रिजर्वेशन हुआ, कंजर्वेशन हुआ, जैव विविधता का हम लोग संरक्षण कर पाए क्योंकि हमें अलग अलग चीजों का इंपॉर्टेंस पता चला और तभी जाके हमने उसका कंजर्वेशन किया। बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे विभिन्न पहलुओं को ये कवर करता है। मतलब दिस टॉपिक कवर्स वेरियस एक्सपेक्ट लाइक ट्रेडिशनल नॉलेज, हमें अपने पारंपरिक ज्ञान के बारे में बताता है, औषधीय पौधे, ठीक है, ये हमें हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, कल्चरल प्रिजर्वेशंस के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सभी फैक्टर्स पे डील करने वाली जो पूरी ब्रांच है वो कौन सी, इथनोबायोलॉजी, जो मैं इन सभी के बारे में बताई। तो आई होप ये जो छोटा सा वर्ड है ना इथनोबायोलॉजी, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इथनोबायोलॉजी मतलब वो पूरी ब्रांच जो हमें हमारे आसपास के सराउंडिंग से हमारा रिलेशन बताती है कि हम किस तरीके से उनका यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरी स्टडी है ना आज तक जो की गई है, ये पूरी स्टडी क्या है, इथनोबायोलॉजी, और उसी से हमें पता चला है, हमसे आगे वाली चीजों को पता चलेगा, आगे वाली पीढ़ी को पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे की अगर हम लोग बात करें तो इथनोबायोलॉजी के फादर आपको याद रखने, रिचर्ड एवंस। हाँ, शुलेट्स आप याद रख सकते हैं, पर रिचर्ड एवंस भी काफी, अगर आप इतना वर्ड भी याद रख लें, फादर ऑफ बायोलॉजी, जनक है ना ओवरऑल वर्ल्ड में, पर भारत में किनको माना जाता है, तो सुधांशु कुमार जैन, ठीक है, इथनोबायोलॉजी के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इसके बारे में बात स्टार्ट करी। इथनोबायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जब इथनोबायोलॉजी का फर्स्ट फेज आया 1990 से 1900 से लेकर 1940 तक का ये एरा हम लोग मानते हैं। और इस फर्स्ट फेज में क्या किया गया, तो इस फर्स्ट फेज में हमने देखा कि भैया बहुत सारे हमारे पास पौधे और जंतु है, देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो उनको क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया, लिस्टेड किया गया कि कौन कौन से हैं, क्या भैया उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका नेम, उनकी रिकॉग्नाइजेशन, उनका यूज, उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें हमें किसमें बताई, तो फर्स्ट फेज में करी। मतलब जब हमने बोला कि यार हमें रिलेशनशिप समझना पड़ेगा और ताकि हम लोग जब स्टडी करेंगे तभी तो आगे आने वाले लोगों को पता चलेगा, तो हम सारी चीजों को लिस्ट बना के रख देते हैं कि इतनी इतनी कैटेगरी है प्लांट और एनिमल्स की और उनका क्या क्या यूज है, उनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले तो लिस्ट पूरी बनाई, ठीक है। इथेनोबायोलॉजी की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। तो इथेनोबायोलॉजी के डिफरेंट फेजेस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट फेज में क्या किया गया, तो लिस्टेड किया गया। इनिशियल और बेसिक लेवल है जहां पर जिसमें डॉक्यूमेंटिंग द नेम्स एंड यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, कि अलग अलग एरियाज पे कौन कौन से प्लांट एनिमल मिलते हैं, उनका हमारे लिए क्या क्या यूज हो सकता है, ये सब बताया फर्स्ट फेज में, ठीक है। देन कौन सा आया, तो भैया अगर हम सेकंड फेज की बात करें इथेनोबायोलॉजी की, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव चीजें की गई, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन किया गया, बेटर डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस किया गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई पीपल परसीव एंड क्लासिफाई नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। हमने ये देखा कि लोग किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखने की, जो सेकंड फेज आया इथेनोबायोलॉजी की स्टडी में, इथेनोबायोलॉजी को आगे बढ़ाने में, वो क्या था, दस्तावेजीकरण। चीजों का जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बेटर क्लासिफिकेशन किया। जैसे मैंने आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए ना कि अच्छा आपको ये पता चलेगा कि नीम का पौधा होता है और नीम के पौधे में एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज होती है, फिर आपने उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया कि अच्छा उसका यूज कैसे हो सकता है, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके वर्गीकरण के ऊपर आपने बात करी कि किस तरीके से लोग अलग अलग पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, बेटर डॉक्यूमेंट किया। तो पहले तो नाम और लिस्ट यूज बता दिए, फिर हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है, ह्यूमन कैसे उसको यूज कर सकता है रिसोर्सेस को, इसके बारे में बात करने के लिए फिर क्या किया, रिसर्चर ने पूरे पूरे डॉक्यूमेंट बनाए कि किन के लिए कौन सी चीज लाभदायक होगी, हम लिख के रख देते ताकि आगे आने वाले लोगों को पता चल जाए। और थर्ड फेज कौन सा है, 1980 से आज तक का, जहाँ पे हम इन डॉक्यूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, जो हमारा हम ट्रेडिशनल नॉलेज मान रहे हैं, ठीक है, और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम 21st सेंचुरी तक कह रहे हैं कि इथेनोबायोलॉजी प्रैक्टिस रिसर्च एंड फाइंडिंग हैव हैड अ साइंटिफिक इम्पैक्ट, ठीक है, पूरी तरह जांच हो चुकी थी, ठीक है। और अब हम इसका यूज किस में कर रहे थे, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में। अब हम इसका क्या करने लगे, अलग अलग जगह पर इसका अनुप्रयोग करने लगे, ठीक है। 20th या 21st सेंचुरी तक हम लोग इस ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या करने लगे, यूज करने लगे, और इसका बहुत सारी जगह क्या करने लगे, अलग अलग रिसर्च में, मेडिकल लाइन में, एग्रीकल्चर में हमें पता चल गया। तो इथेनोबायोलॉजी एक वो स्टडी थी जो हमें ये बता रहा था कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, उनका यूज कैसे कर सकते। हमें पता चला, मतलब पुराने लोगों को पता चला, उन्होंने आगे बताया, आगे पता चला, हमें और आगे बताएंगे, और इस तरीके से नॉलेज आगे बढ़ता गया। और अब इसका यूज हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस में कर रहे हैं, और वही एप्लीकेशंस हमें देखनी है। तो आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर होगी। इन फेजेस पे ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया है बस, जितना मैंने बताया उतना, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जाना है। हमारा मेजर कंसर्न यहाँ पे यही है कि हम इथेनोबायोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़े, व्हाट इज इथेनोबायोलॉजी एंड द मेजर एप्लीकेशन ऑफ इथेनोबायोलॉजी, उसके अनुप्रयोग और वो है क्या। अगर मैं बात करूं इथेनोबायोलॉजी के जो एरियाज है, या हम कह सकते हैं जो ब्रांचेस है, वो कितनी होती है, तो मैं स्टार्टिंग में ही समझा चुकी थी। इथेनोबायोलॉजी में 4 ब्रांचेस हो सकती है। इथेनोबॉटनी, इथेनोबॉटनी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द प्लांट, जो हमें समझाएगा मानव और पौधों के रिश्ते के बारे में, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो होगा इथेनोबॉटनी। इथेनोजूलॉजी मतलब ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है, मानव और आसपास के जीव जंतु। उसके बाद हो जाएंगे इथनो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद इथनो इकोलॉजी, इथनो इकोलॉजी मतलब हमारे आसपास के इकोसिस्टम के साथ हमारा क्या रिलेशन है, पारितंत्र के साथ हमारा क्या रिलेशन है। ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने, मतलब इथेनोबायोलॉजी किस किस के बीच की स्टडी, हमारा प्लांट के साथ रिश्ता, एनिमल के साथ, हमारे आसपास के इकोसिस्टम के साथ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सभी स्टडी किसके अंदर आती है, तो इथेनोबायोलॉजी के अंतर्गत आती है। चलिए
अब सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे एप्लीकेशंस पर, अनुप्रयोग पर। चलिए सबसे पहले अगर मैं अनुप्रयोग की बात करूं कि इथेनोबायोलॉजी का सबसे मेजर यूज कहाँ पर हुआ है, तो मेडिकल लाइन में यूज हुआ है। इथेनोबायोलॉजी के जो हमने ट्रेडिशनल, हमें पता चला कि ट्रेडिशनल प्लांट या मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो हमें पता चला पुराने लोगों से, उसी का यूज कर कर उन्हीं से आज हम लोग क्या बना रहे हैं, मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत छोटे छोटे हमें एग्जाम्पल लिखने, नीम के पौधों से हमें पता चला कि अच्छा उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, कहीं पे किसी को चोट लग जाए तो उसको शहद लगा दो, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का इस्तेमाल किया और हमने अलग अलग एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक क्रीम्स बनाई, मेडिसिन बनाई, ड्रग बनाए। इवन जो विलो का पौधा होता है, विलो के पौधे से एस्प्रिन बनी है, एस्प्रिन एक पेन किलर होती है, उसको बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पौधों से हमें पता चला। तो सबसे पहले तो हमने इस इथेनोबायोलॉजी के नॉलेज का यूज किया कहाँ पर, मेडिसिनल डेवलपमेंट में, औषधि विकास या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किया। मैडम कैसे यूज किया, तो हमने बोला इथेनोबायोलॉजी में जो पारंपरिक समुदाय के औषधि पौधों से संबंधित ज्ञान इसमें रखा हुआ था, है ना। इथेनोबायोलॉजिस्ट ने जो नॉलेज हमें दिया था अबाउट द मेडिसिनल प्लांट, हमने उसका यूज किया और उससे क्या बना है, तो हमने क्या बना ली, मॉडर्न ड्रग्स आर डेवलप्ड यूजिंग एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लांट। हमने उन्हीं ट्रेडिशनल प्लांट का यूज करके, उससे एक्टिव कंपाउंड का यूज करके हमने मॉडर्न ड्रग्स बनाई। पारंपरिक पौधों से हमने सक्रिय यौगिकों का उपयोग करके आधुनिक दवाओं का क्या किया, निर्माण किया। जैसे विलो के पेड़ से किसका निर्माण हो गया, एस्प्रिन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया। मतलब हमने कहा कि हमें औषधि पौधों के बारे में पता चला, हर्बल प्रोडक्ट के बारे में पता चला हमें इसी इथेनोबायोलॉजी के नॉलेज से, जहाँ पे हमें पता चला कि हेल्थ, ब्यूटी और हीलिंग में, स्वास्थ्य, सौंदर्य और उपचार में नीम, हल्दी, तुलसी, इनका यूज किया जा सकता है। कोल्ड और कफ में यूज किया जा सकता है, काढ़े का यूज किया जा सकता है। इवन कोविड जैसी चीज में भी लोग काढ़ा वगैरह बना रहे थे, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में यूज किया जा सकता है। तो देखिए हम सीधी सीधी बात लिखेंगे कि हमने मेडिसिनल डेवलपमेंट में सबसे पहला यूज हम क्या लिखेंगे कि मेडिसिनल डेवलपमेंट किया है हमने, औषधि विकास में यूज किया है। औषधि विकास में किसका यूज किया है, हमारे इथेनोबायोलॉजी के नॉलेज का। कैसे यूज किया है, तो भैया इथेनो बायोलॉजी से हमें किसके बारे में पता चला, हमारे ट्रेडिशनल और हम कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में पता चला। हमें हमारे पारंपरिक पेड़ पौधों के बारे में पता चला, जिसको हम लोग कह सकते हैं औषधीय पौधों के बारे में जानकारी मिली। उस औषधि पौधों से हमने क्या निकाले, तो आपको याद रखना है सक्रिय यौगिक, एक्टिव कंपाउंड्स को क्या कर लिया, निकाल लिया। एक्टिव कंपाउंड्स को निकालकर आज की तारीख में हम लोग क्या बना रहे हैं, तो हमारी जितनी भी मॉडर्न ड्रग्स हैं, आधुनिक दवाई हैं, उनको बनाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जितने भी मॉडर्न ड्रग्स हैं उनको बनाने का क्या कर दिया हम लोगों ने, काम कर दिया। तो हम लोगों ने क्या कहा कि भैया मेडिसिनल डेवलपमेंट, औषधि विकास कैसे हुआ, तो औषधि विकास कैसे हुआ, इथेनोबायोलॉजी का जो नॉलेज था उससे हमने पता चला मेडिसिनल प्लांट के बारे में। फिर हमने उससे एक्टिव कंपाउंड निकाले, ड्रग्स बना ली। ठीक है, इससे हमें पता चला कि हमारे हेल्थ में, ठीक है, हीलिंग में, ब्यूटी, सौंदर्य में बहुत सारी चीजों का यूज किया जा सकता है। हनी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, है ना। हल्दी में क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह काम कर सकती है। तुलसी, काढ़े वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो सकती है, बूस्ट हो सकती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये सारी चीजें हमें यहाँ से क्या हुई, पता चली। ठीक है, हमने कहा कि भैया जो विले के पौधा है, विलो का प्लांट है, उससे हमने क्या बना ली, तो उससे हमने क्या बना ली, एस्प्रिन बना ली। ठीक, तो डिटेल लिखाना है, ऐसे लिख दोगे पक्का, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग बात करें आगे की, तो अगला मैंने क्या कहा, जैव विविधता के संरक्षण में अगर इथेनोबायोलॉजिस्ट हमें कभी नहीं बताते हमारे आसपास के प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह की वैरायटीज पाई जाती है, और हर वैरायटी का मतलब सुनना, कभी किसी को पता ही नहीं कि उनके खुद के घर में जो पौधा उगा है वो संजीवनी बूटी, तो वो कभी पता कर पाएंगे क्या कि ये है। किसी ने हमें बताया कि यार घर में जो तुम्हारे पौधा लगा ना एलोवेरा का, तुलसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसा हो जाएगा, एलोवेरा जेल लगा लो, बालों में लगा लो, खा लो, ये सारी बीमारियां दूर हो जाती। तो ये हमें किसी ने बताया होगा ना, तब हमें ये बात पता चली।
तो हमने क्या कहा कि हमें अलग अलग चीजों का इंपॉर्टेंस पता चला, उसके कारण ही आज हम लोग जैव विविधता का संरक्षण कर पा रहे हैं, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन कर पा रहे हैं। मतलब जो हमारा पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं से जैव विविधता की सुरक्षा और सतत उपयोग में स्थानीय समुदाय का क्या रहा, योगदान रहा। जो लोकल कम्युनिटीज थी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि भैया अच्छा ये वाली चीज है हमारे यहीं मिलती है तो हम इसको बचाएंगे, क्योंकि उन्हें उसका इंपॉर्टेंस पता चला। तो इसी से हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल यूज हुआ चीजों का, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको खत्म नहीं करना है कि चंदन की लकड़ी आज ही सब बेच दी, सागौन की लकड़ी आज ही सब बेच दी। नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनका धीरे धीरे हमें उपयोग करना है ना। इनसे आर्थिक आय कमाना शुरू कर दी, इनका महत्व उन्हें समझ में आया और आज उनका पूरा जीवन उसी से क्या हो रहा है, चल रहा है। तो आज आने वाली पीढ़ी भी और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके, ये हमें तब पता चला जब हमें उसका इंपॉर्टेंस पता चला, उसका महत्व पता चला। और महत्व किसने बताया हमें, इथनोबायोलॉजिस्ट ने। इथनोबायोलॉजिस्ट ने हमें बताया दुर्बल प्रजातियों के बारे में, रेयर स्पीशीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, जो उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा, और फिर हमें पता चला कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो हाथ से जाने नहीं देना। ठीक है, स्थानीय समुदाय को पारंपरिक प्रथा और जैव विविधता में सतत प्रबंधन के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। जो भी लोकल कम्युनिटीज रहती है उनको बताया जाता है कि भैया आपके इस क्षेत्र में, आपके इस वन में, आपके इस फॉरेस्ट में ये सारी चीजें हैं, उनको उसके बारे में एजुकेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है उन चीजों को, और फिर उनको बताया जाता है कि उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करना है, सतत प्रबंधन कैसे करना है, कि आप अपना पूरा जीवन भी चला सके और बाकी लोग भी उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि आपके आए तो वो केवल आप ही रख लें। ठीक है, हम लोगों ने जैसे देखा है पुष्पमू में देखा होगा चंदन की लकड़ियां, कांतारा में देखा है पवित्र भगवान का उपवन। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आए हैं, अवतार मूवी में देखा होगा कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे ऐसी चीजें पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनसे अमृत बन सकता है। तो ये हमने कहीं ना कहीं से देखा ना, सीखा ना। ठीक है, तो उनको ये समझाया गया कि आपके पास ये चीज है और इसको आपको बचा के रखना। तो बायोडाइवर्सिटी का हम लोग क्या कर पाए, कंजर्वेशन कर पाए। अगली चीज कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो सुनना। अगर हमें ये नहीं पता चलती कि भैया ऑर्गेनिक खाद को किस तरीके से, भैया जैविक खाद जैसा भी कुछ होता है, ऑर्गेनिक खाद जैसा भी कुछ होता है, काऊ डंक का भी अपना एक महत्व होता है ना, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, है ना। अगर हम चीजों को सड़ाएं तो क्या निकल सकती है, सीएनजी निकल सकती है। हमें अगर ये नहीं पता चलता कि जैव उर्वरक जैसा कुछ होता है, हम लोग जीवों का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइजोबियम वगैरह का यूज कर सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, और अपनी मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैव कीटनाशक जैसा भी कुछ होता है, कि आपको जरूरी नहीं कि आप केमिकल्स का ही इस्तेमाल करें, आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग नीम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह के बारे में भी हमें क्या हुआ, पता चला। तो हमने क्या बात कही कि भैया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैविक खाद, जल संरक्षण के अलग अलग मेथड कि किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है, नहर, नदी, कुंड, इनके बारे में पता चला। फसल की विविधता और टिकाऊ कृषि प्रथाओं का दस्तावेजीकरण, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया पुराने लोगों ने। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक मैन्यूअर, वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिटी, जिससे हमें पता चला यार अलग अलग फसलें इस टाइम पे उगेगी, इस मिट्टी में ये वाली फसल ज्यादा उगेगी, इनके लिए ये चीज सही है, इनके लिए ये चीज खराब है ना। हमें जैविक उर्वरक के बारे में पता चला, जैविक कीटनाशक, जैविक खाद के बारे में, जल संरक्षण की विधियों के बारे में पता चला। उसी का उपयोग करके हमने उसको थोड़ा और मॉडर्न बना लिया, पर यूज वहीं से हो रहा है। तो अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता कि आपको खाने पीने के लिए चीजों को उगाना है, आप लगा सकते हो, मिट्टी में उपजाऊपन होते हैं, बीज से चीजें उगती, तो कैसे करते, तो ये सब हमें उस डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चला। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों को मिलाकर आज हमने क्या बना ली है, स्थायी कृषि पद्धतियां। ठीक है, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, एक परमानेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया एग्रीकल्चर की, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास पुरानी चीजें थी उसी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगली चीज मैं कह रही हूँ आपको 10 मार्कर में भी लिखना है ना, इतने डिटेल आप लिखा, पर रटना नहीं है बेटा, समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे ना मैडम आप रटवा दो, मैं इसलिए इसकी कोई पीपीटी है और फिर नहीं बना के ले, एक 10 मार्कर है, याद कर लो, 30 मिनट की क्लास है, फटाफट देखो, फुर्सत हो जाओगे। ठीक है, चलो। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें खाद्य सुरक्षा और पोषण का समझ आए। हमें ये बात पता चली कि यार कौन से चीज में अच्छी पोषक तत्व पाए जाते हैं, किस चीज में नहीं पाए जाते, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से पेड़ पौधे, कौन से फूड आइटम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किनको हमें बचाना है। तो हर्ब्स, वेजिटेबल्स और लोकल फूड क्रॉप्स के बारे में हमें पता चला कि अच्छा फ्लैक्स सीड होते हैं, अलसी होती है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। ज्वार का आटा, बाजरे का आटा ज्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि ग्लूटेन फ्री रहता है, ये किसी ने हमें बताया है, तब हमें पता चला। और आजकल तुम देखा होगा ना काफी ट्रेंड में चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब खा रहे हैं लोग।
तो ये पहले से किसी ने हमें बताया कि अच्छा इसमें ये सारी चीजें मिलती है, अब उसका हम लोग यूज करें। तो पारंपरिक आहार से प्राप्त पोषक तत्वों का क्या किया गया, अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट की गई बहुत पहले से, और उसको इथेनोबायोलॉजिस्ट ने लिखा कि ये चीजें खाओगे ये चीज मिलेगी। लोकन, ग्रेन, मिलेट्स, इसके बारे में हमें पता चला और उसको हमने आज हमारी आधुनिक डाइट में शामिल किया, तभी तो चीजें बेटर हो पा रही। अब लोग देखो वापस से उस तरफ बढ़ रहे हैं, चूल्हे की रोटी खानी है, मक्के का आटा खाना है, गेहूं वाला आटा नहीं खाना है, दाल खानी है, अलग अलग मिलेट्स को ढूंढ रहे हैं, रागी है ना, रागी हो गया, क्विनोई हो गया, अपना राजगिरा जिसको कहते हैं। तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें पता चली, तो किसी ने तो पहले बताई होगी, तो उन्होंने खाया, उन्होंने देखा, उगाया और उनको पता चला। तो इससे हमें हमारी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, ठीक है ना। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल फूड दैट कैन बी यूज इन मॉडर्न मेडिसिन, है ना, काफी लंबे समय तक यूज किया गया चीज आज हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। सूप, हर्बल चाय, टी, जो हम लोग बोलते हैं कि हिबिस्कस, गुड़हल का फूल आता है, हिबिस्कस चाइना रोज कहते हैं जिसको, किसको पता था कि यार वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसको भी टी में यूज किया जा सकता है, पर आज हिबिस्कस टी भी यूज की जा रही है, ठीक है। तो ऐसी स्पेयरमिंट टी, मिंट जो रहती है उसकी चाय, भैया पीसीओडी या ऐसी कोई बहुत गंभीर गंभीर हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक कर देती, तो ये हमें बताया गया है और ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कुछ बहुत सारी चुरा भी चुके हैं, ठीक है, जिसको हमें ही क्या करा जा रहा है, बेचा जा रहा है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हमें इससे सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको बचाने में भी क्या मिली, मदद मिली, ठीक है। इथेनोबायोलॉजिस्ट ने सब चीज बनाकर रखी कि इस कल्चर का ये महत्व है, इस कल्चर का ये महत्व है, वरना सब लोग भूल जाते कि अच्छा भारतीय कल्चर में ये होता है, ये नहीं होता है, इस कल्चर में ये होता है, ये नहीं होता है। तो उन्होंने कहीं तो लिख के रखा होगा कि आपके कल्चर में ये खाना पीना है, ये है, इस तरह से रहन सहन है। तो वो सारा जो इन्वायरमेंटल नॉलेज है वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करके रखा। सांस्कृतिक प्रथा और पर्यावरण ज्ञान को संरक्षित करने के लिए उसका दस्तावेजीकरण हुआ और इससे हमें पता चला कि हमारी कल्चरल साइट है, अच्छा ये हमारी कल्चरल साइट है, इसका क्या ट्रेडिशनल, इसकी प्रैक्टिसेस है, पारंपरिक यहाँ पर क्या प्रथा है, वो हमें वहां से क्या हुआ, पता चला। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर इथेनोबायोलॉजी जैसे कोई ब्रांच ही नहीं होती, इंडिया को पता ही नहीं होता कि इंडिया के पास कितने मेडिसिनल प्लांट्स, कितने हर्ब्स है, औषधि पौधों में बहुत रिच है, खाने पीने में बहुत रिच है, कोई नहीं बताता कि क्या यूज है, तो कभी भी हम उसको अपना नहीं कह पाते, उस पर हमारा अधिकार नहीं हो पाता। पर जब उन्होंने जाना, पहचाना और उन्होंने इसको डॉक्यूमेंटेशन किया तो हमारा उसके ऊपर क्या आ गया, अधिकार, कॉपीराइट। पारंपरिक ज्ञान का हम लोग संरक्षण कर पा रहे क्योंकि चीजों का हो चुका है दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, पंजीकरण हो गया और इससे हमें पता चला कि सारी चीजें क्या है, मैनेज्ड है, हमारे पास है। बायोपायरेसी की क्या हुई, रोकथाम, कोई और इसको चुरा नहीं पाया, कुछ लोग तो कर रहे हैं पर फिर भी ज्यादातर लोग इसको चुरा नहीं पाए और वो पूरा नॉलेज हमारे ही पास रह गया, ठीक है, हमारे ही नाम पर रह गया। प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी राइट्स, उस पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी है जिसके वहां पर कुछ अच्छे जीव जंतु है या कुछ पेड़ पौधे उग रहे हैं या वहां की जो उनके राइट्स है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए, ये बता पाए कि अच्छा ये इस क्षेत्र में ये वाली जनजाति रहती है, इनके पास ये वाली चीजें, तो उनको उसकी बेनिफिट शेयरिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप उनसे ये चीजें ले रहे हैं तो आपको लाभ का साझा करना पड़ेगा, उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो इससे कम्युनिटी राइट्स के बारे में हमें पता चला कि समुदाय के क्या क्या अधिकार है, वो उसको बचा रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, तो उनको उसका फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड बेनिफिट शेयरिंग, सहमति और लाभ साझा, कि पहले से बताया जाता है कि आपके यहाँ ये चीज है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इसका लाभ दिया जाएगा। लीगल डेवलपमेंट हुआ है, कानूनी मुद्दे, बौद्धिक संपदा कानून बनाए गए कि अगर कोई आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराता है तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, दंड का प्रावधान दिया गया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ हमें मिले। इको टूरिज्म बढ़ा, इंडिया को पता चला कि उसके पास ये सारी चीजें, देश को पता चला कि ये सारी चीजें, तो इससे हमारा ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज प्रमोट हुआ, है ना, बढ़ावा मिला उसको। पर्यावरण, इको फ्रेंडली टूरिज्म आए, लोग देखने आए कि अच्छा ऐसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है, लोग देखने आने लगे कि अच्छा ये यहाँ पर ये चीजें, ये यहाँ पर ये चीजें, ये मिलता है, ये खान पान है। इसी के लिए तो फेमस है ना अपनी पाक कला के लिए, जो ट्रेडिशनल फूड कल्चर है, जो ट्रेडिशनल प्लांट है, जो एनिमल्स है उनके लिए। तो इको टूरिज्म क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में भी काम कर पाए। हम लोग ये समझ पाए कि भैया क्लाइमेट एडॉप्ट कैसे करवाना है, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से फसलों की एडॉप्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी क्या होगी, रोग किस तरीके से हो रहे हैं, उनका क्योर कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें हम समझ पाए, ठीक है। तो जलवायु अनुकूलन के हिसाब से, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में भी हमें बढ़ावा मिला, क्लाइमेट चेंज होने के हिसाब से हमने अपने आप को भी क्या किया, चेंज किया, ठीक है। ये सारी चीजें हमें मिली, पर इसकी कुछ हानियां भी रही। अगर इथेनोबायोलॉजिस्ट ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं करके रखते तो कोई चुरा नहीं पाता, क्योंकि दिमाग से तो कोई कुछ नहीं चुरा पाता है, बट फिर ऐसा ना कि फ्यूचर तक कैसे पहुंच पाता,
तो इसीलिए हमें ये डर हो गया कि बायो पायरेसी होने लगी, हमारा ही पारंपरिक ज्ञान हम ही से चुरा के हम ही को भेजा जा रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ी एक दिक्कत हो गई बायो पायरेसी की। मिस यूज ऑफ कल्चरल प्रिसिशन, मतलब ये हुआ कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण का गलत उपयोग कर लिया गया, गलत इस्तेमाल कर लिया गया। मतलब कि भैया उनने अपने कल्चरल हेरिटेज का वो फायदा उठा लिया कि ये तो हमारे कल्चर में, उसको रूढ़िवादिता बना ली, स्टीरियोटाइप नहीं बना था, पर कुछ लोगों ने उसको स्टीरियोटाइप बना लिया, सही चीजों को या गलत चीजों को समझने को तैयार नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कम्युनिटीज, मतलब जिस कम्युनिटी में हो सकता है कि वो चीज मिल रही हो, तो हो सकता है उनके पूरे के पूरे पेड़ काट दिए गए हो, पूरी की पूरी उस कम्युनिटी को ही खत्म कर दिया गया, उसके रहन सहन आवाज सबको छीन लिया गया, क्योंकि वहां पर वो चीज मिल रही है। जैसे हमने अवतार मूवी में देखा कि अगर वहां पर वो चीज नहीं मिलती है ना, वो प्लांट्स नहीं होते, वो एनिमल्स नहीं होते, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर वहां मिल रहा था इसीलिए सब लोग उसको लेने आ रहे थे, तो उनको नुकसान पहुंचा। इन्वायरमेंटल चेंजेस, पारंपरिक प्रथाओं के प्रति अति उपयोग से पर्यावरण क्या हुआ, असंतुलन हो गया। मतलब हमने उसका बहुत ज्यादा यूज कर लिया, हमें पता तो चल गया यूज होता है, पर अब हम इतना यूज करने लगे ना कि इन्वायरमेंटल चेंज होने लगा है, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरणीय बदलाव आने लगे, और लीगल डिस्प्यूट, कानूनी मुद्दे भी आ गए कि यार ये हमने पंजीकरण करा के रखा था, ये हमारी चीज है, ये है वो है, ये सारी चीजें थोड़ी सी यहाँ क्या दे रही, दिक्कत दे रही। ठीक है, और संस्कृति का विलुप्त होना, लॉस ऑफ कल्चर, कुछ बाहरी प्रभावों से किसी का कुछ सुना, तो जो हमारी मेन जो पारंपरिक चीजें वो धीरे धीरे क्या हो रही है, हटती जा रही, खत्म होती जा रही। ठीक है, तो ये कुछ इसके हम लास्ट में लिख सकते हैं, अगर हमसे बोला जाए तुलनात्मक अध्ययन करो तब, है ना, बोलते हैं ना कि हमें इसको क्या करो, क्रिटिकली एग्जामाइन करके बताओ, इसका तुलनात्मक अध्ययन करो, इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष बताओ, तो आप बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इसमें किस तरीके के आ सकते हैं, तो संभावित प्रश्न कि बायोपायरेसी क्या है, इथेनोमाइकोलॉजी क्या होता है, इथेनोबॉटनी क्या होता है, इथेनोबायोलॉजी क्या होता है, ये सब आ सकते हैं। इथेनोबायोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या उद्देश्य था, क्यों हमने इसको किया, ठीक है, किस तरीके से इससे हम लोग सतत विकास कर पा रहे हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर है ना, आपसे बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज को बचाने में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। और एक 11 मार्कर तो आ भी चुका है 2024 में, देख लो, इथेनोबायोलॉजी क्या है, इसकी अंतः विषय प्रकृति पर प्रकाश डाले, इसके इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को समझे कि किस तरह ये हर चीज से जुड़ा हुआ है, अगर इथेनोबायोलॉजी नहीं होता तो क्या होता, और अगर है तो क्या है, ये पूरी चीज। तो आपका ये जो 10 मार्कर था ये मैंने तैयार करवा दिया है, पूरी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने ये भी समझा दिया है आपको पहले कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ बहुत शॉर्ट में, जिसमें आपको एक कंटेंट भी मिल जाए और आपको चीजें पता भी चल जाए। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि मैडम आप रुक कर लिखिए अच्छे से, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि मेंस अभी हमारी 2 कंटिन्यूस मेंस बहुत नजदीक है, 2025 और 2026। अब 5 वालों ने तो खैर लेक्चर देखना बंद कर दिए होंगे, पर 6 वाले अभी भी ढूंढ रहे होंगे, और ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो नहीं मिलते, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों के लिए कंटेंट और एक पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन वो मैंने कर दिया है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, और कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो।